रेसिस्टिविटी के बारे में बताऊंगा। मैं आपको पिछले क्लासेस में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता चुका हूं और आपको पावर के बारे में भी बता चुका हूं। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और पावर, तो वो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जा करके आप ये सारे वीडियो को आप देख सकते हो। नाउ हम रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बारे में बात करेंगे। देखिए रेसिस्टेंस होता क्या है। रेसिस्टेंस जो होती है वो एक कंडक्टिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो करंट को अपोज करता है फ्लो होने में, जो करंट को अपोज करता है फ्लो होने में। तो करंट को अपोज कौन करता है? रेसिस्टेंस। और ये रेसिस्टेंस जो होती है वो किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का प्रॉपर्टी होती है। तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर और मटेरियल विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ठीक है, तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। रेसिस्टेंस जो होती है, रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ conductor which opposes the flow of current. The flow of current SI unit of resistance. SI unit of resistance is ohm, which is denoted by symbol। ठीक है, तो ये देखिए जब हम सभी इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं उस केस में रेसिस्टेंस जो होता है कंडक्टिंग मटेरियल का करंट को फ्लो को रोकता है। अगर एक हम कंडक्टिंग मटेरियल ले लेते हैं, ये वायर में जैसे ही हम करंट को फ्लो करवाएंगे, वायर में जैसे ही करंट को फ्लो करवाएंगे, ओके, तो ये वायर का कुछ प्रॉपर्टी होगा जिसे हम रेसिस्टेंस बोलते हैं और ये रेसिस्टेंस करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। इसी को तो हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। मीन्स आप सीधा ये याद रखेंगे कि रेसिस्टेंस जो होता है वो करंट को क्या करता है? रोकने का काम करता है। अब ये रेसिस्टेंस जो होती है बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब किन किन फैक्टर पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है ये सभी हम देख लेते हैं। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं रेसिस्टेंस factors on which resistance of a conductor depends। किन किन फैक्टर पे रेसिस्टेंस जो होती है कंडक्टर का वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है। तो देखिए ये फर्स्ट जो होती है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करता है। ये कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करता है। मीन्स बोल सकते हैं L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R मीन्स जो कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अगर मैं लेंथ बढ़ाऊं किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का तो उस कंडक्टिंग मटेरियल की रेसिस्टेंस जो होगी वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो
अगर हम किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का लेंथ बढ़ाते हैं तो उसकी रेसिस्टेंस जो होती है वो भी बढ़ता है। तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओके, अब देखेंगे, अगर सपोज मान लीजिए कि अगर आप ये एक वायर है, वायर क्या है, एक कॉपर वायर है। अगर कॉपर वायर लूं, ये है आपका कॉपर वायर, इससे आप करंट को पास करवाएंगे आई करंट पास करवा रहे हैं इस कॉपर वायर से। अगर इसकी लेंथ जो है वो 2 मीटर है, इसकी लेंथ जो है वो 2 मीटर है। कैसा वायर है, कॉपर वायर, जिसकी लेंथ 2 मीटर है। जब आप इससे करंट को पास करवा रहे हो, ठीक है, जब आप करंट को पास करवा रहे हो तो सपोज इसमें से रेसिस्टेंस 2 ओम लग रही है, तो अगर इस वायर को और लेंथ बढ़ा देंगे तो इसकी जो रेसिस्टेंस जो हो जाएगी वो इसके क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। मींस क्या हो जाएगी रेसिस्टेंस, इसकी रेसिस्टेंस भी हो जाएगी क्या, 4 ओम, क्योंकि जितना आप लंबाई बढ़ा रहे हो यानी 2 टाइम्स लेंथ हम क्या कर दिए, 2 टाइम्स कर दिए। ओके, 2 टाइम्स कर दिए लेंथ, तो रेसिस्टेंस भी तो 2 टाइम्स होगी। ओके, अगर लेंथ हम 2 टाइम्स किए हैं तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, 2 टाइम्स होगा। सेम वायर, याद रखेंगे सेम वायर की हम बात कर रहे हैं, ये कॉपर वायर है ना, कॉपर वायर है, ये कॉपर है और ये आगे बढ़ाए इसी कॉपर वायर के लेंथ को जब मैं आगे बढ़ाया हूं तो लेंथ अगर डबल करेंगे तो इसकी रेसिस्टिविटी भी डबल हो जाएगी। तो क्या मैं बोला, लेंथ इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ओके, अगर लेंथ डबल करेंगे तो रेसिस्टेंस भी डबल होगा। लेंथ आप क्या करेंगे, ट्रिपल करेंगे तो इसकी रेसिस्टेंस भी क्या होगी, ट्रिपल होगी, क्योंकि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ओके, तो लेंथ बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगी, लेंथ घटाएंगे रेसिस्टेंस घटेगी। तो देखिए यहाँ पे लेंथ हम 2 मीटर किए हैं, अगर लेंथ को हम 2 टाइम्स कर दे, यानी इतना था यहाँ तक का जो लेंथ था 2 मीटर, अगर यहाँ से यहाँ तक लेंथ हम डबल कर दें तो डबल हो जाएगा 4 मीटर, तो इसकी रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, 4 ओम। ओके, तो लेंथ अगर 4 मीटर करेंगे तो इसकी रेसिस्टेंस भी 4 ओम होगी, मतलब लेंथ बढ़ाएंगे जितना उतना रेसिस्टेंस बढ़ेगी। ये था आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया पे है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो होती है, जो रेसिस्टेंस जो होती है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस नेक्स्ट फैक्टर जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, यानी कि थिकनेस ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है। यानी देखिए ये जो है वायर है, ओके, ये क्या है, वायर, और इसको अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ये देखिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब मोटाई। ठीक है, क्या है, यानी थिकनेस, मोटाई। अगर आप थिकनेस बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस कमेगा, थिकनेस कमाओगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, यानी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, रेसिस्टेंस जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है क्या, आपका रेसिस्टेंस। सपोज अगर हम एक वायर फिर लेते हैं, ठीक है, ये भी कॉपर ले लेते हैं और एक वायर ये लेते हैं, ये भी कॉपर लेते हैं, तो ये देखिए इसकी जो मोटाई है और इसकी है मोटाई, इसको हम लोग
क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। तो अगर कॉपर वायर है, ये भी कॉपर वायर है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये थिन वायर है, कॉपर का थिन वायर है और ये कॉपर का थिक वायर है। तो थिक वायर है तो इसमें रेसिस्टेंस, अगर थिकनेस आप बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कमेगा। रेसिस्टेंस क्या होगा, कमेगा। अगर आप थिकनेस घटाओगे तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा। मोटाई घटाओगे रेसिस्टेंस बढ़ेगी। मोटाई इसको लिख सकते हैं आप थिकनेस, ओके, थिकनेस आप लिख सकते हैं। अगर थिकनेस बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कमेगा। थिकनेस बढ़ाओगे रेसिस्टेंस कमेगा। इसका लॉजिक आप देख सकते हो कि अगर ये थिन वायर है, कॉपर का थिन वायर है, तो इससे इलेक्ट्रॉन, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पास होगी, बट यहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड एरिया ये है ना, स्पेस कम है, तो इलेक्ट्रॉन को पास होने में थोड़ा दिक्कत होगा, यानी आपस में इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा आपस में। तो अब आप ये बताओ कि कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, रुकावट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। और जब रुकावटें देखने को मिल रहा है तो बताओ आप कि करंट इजी वे में पास तो करेगी नहीं। लेकिन अगर हम थिकनेस अगर बढ़ा देते हैं तो स्पेस इसको ज्यादा मिल गया, तो इलेक्ट्रॉन अब इजली वे में पास करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इजली वे में पास करेगा, मतलब अब ऑब्स्ट्रक्ट अपोज करने वाला तो है बट बहुत कम होगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो इससे अगर 4 इलेक्ट्रॉन इजी वे में पास कर रहा है तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन इजी वे में पास करेगा। मतलब अगर आप स्पेस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इजीली वे में पास करेगा, वहां पे अपोज करने वाले उतना नहीं रहेंगे जितने कि थिन वायर में रहेंगे। तो थिन वायर अगर लेते हैं किसी भी नेचर का, जैसे कॉपर का, गोल्ड का, सिल्वर का, अगर हम लेते हैं तो अगर थिन वायर लेते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन है इजिली वे में पास नहीं करते हैं, आपस में कोलिजन होने के कारण उसकी रेसिस्टेंस बढ़ जाती है। वही अगर थिक वायर लेते हैं तो वहां पे जो स्पेस बढ़ती है, और जब स्पेस बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन इजिली वे में पास कर पाता है, और जब इलेक्ट्रॉन इजिली वे में पास कर पाता है जिसके कारण करंट भी इजिली वे में क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। अब छोटा सा एग्जांपल, अगर आप रोड पे चल रहे हो, भीड़ ज्यादा होती है तो आपको है ना एक जगह से दूसरी जगह या डेस्टिनेशन पे पहुंचने में आपको बहुत ही समस्या उत्पन्न होगी। बट अगर आप रोड पे चल रहे हो तो भीड़ भाड़ कम है तो आप इजिली वे में जा सकते हो, है ना, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। बस यहाँ पे भी यही है, इलेक्ट्रॉन इसमें इजिली वे में पास नहीं करता है, ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होती है, वाइल इसमें ऑब्स्ट्रक्शन कम होती है तो रेसिस्टेंस भी कम होती है। स्पेस ज्यादा होने के कारण ऑब्स्ट्रक्शन कम जाता है तो रेसिस्टेंस भी कम जाता है। ओके, तो इससे ये पता चला रेसिस्टेंस जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, या क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप एरिया बढ़ाओगे रेसिस्टेंस कमेगा, एरिया घटाओगे, ठीक है, रेसिस्टेंस बढ़ेगा, जैसा कि हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ओके, तो एक यहाँ पे और भी लिख सकते हो, रेसिस्टेंस कमेगा जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल बढ़ेगा, और रेसिस्टेंस बढ़ेगा जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा। तो अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया घटाओगे रेसिस्टेंस बढ़ेगा, है ना, और क्रॉस सेक्शनल एरिया आप बढ़ाओगे रेसिस्टेंस कमेगा। ये आपका पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3, यानी फैक्टर थर्ड हम देखते हैं।
आपको पता है कि रेसिस्टेंस जो होती है वो किस किस पे डिपेंड करता है। दो फैक्टर हम देख चुके हैं यहाँ पे। अब हम थर्ड फैक्टर देखते हैं, नेचर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करती है। नेचर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करती है। अगर अलग अलग नेचर का कंडक्टर लेते हैं, वायर लेते हैं, ठीक है, तो उसका जो नेचर होगा वो अलग अलग होगा। उसका जो नेचर होगा वो अलग अलग होगा। ओके, तो देखिए नेचर ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लेंगे कि नेचर ऑफ द कंडक्टर या नेचर ऑफ द मटेरियल, या आप इसे लिख सकते हैं नेचर ऑफ द मटेरियल। ओके, नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। नो, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसा हम अभी आपको बताएं, कॉपर वायर आप लेंगे उसकी रेसिस्टेंस अलग होगी, सिल्वर वायर लेंगे उसकी रेसिस्टेंस अलग होगी, ठीक है, एल्युमिनियम वायर लेंगे उसकी रेसिस्टेंस अलग होगी। वैसे देखा जाए तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी जो होती है वो सिल्वर में काफी ज्यादा कम होता है, जिसके कारण हम कहते हैं कि सिल्वर जो होती है वो बेस्ट कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी काफी कम होता है। और रेसिस्टिविटी कम होने के कारण इसमें ऑब्स्ट्रक्शन काफी कम देखने को मिलेगा, और जब ऑब्स्ट्रक्शन कम देखने को मिलेगा तो ज्यादा अमाउंट में करंट उससे पासेस होंगे। ठीक है, तो नेचर ऑफ द मटेरियल पे और नेचर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है रेसिस्टेंस। आप किस टाइप का वायर ले रहे हो, कॉपर वायर ले रहे हो, एल्युमिनियम वायर ले रहे हो, ठीक है, जैसा भी आप ले रहे हो उन्हीं पे ये रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। ओके, नो फोर्थ हम देखते हैं। ओके, फोर्थ देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल्स पे भी डिपेंड करता है ना, कि उस कंडक्टिंग मटेरियल का टेम्परेचर कितना है। अगर ज्यादा होगा, है ना, अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन है आपस में कोलिजन काफी ज्यादा होगा। टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के बीच में जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में, तो टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो आपस में इलेक्ट्रॉन का कोलिजन काफी ज्यादा होगा। आपस में इलेक्ट्रॉन का कोलिजन काफी ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे सपोज यहां से हम करंट को पास करवाए, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इधर, बट ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रही है तो आपस में इलेक्ट्रॉन आपस में कोलिजन करेगा कि नहीं करेगा, टकराएगा कि नहीं। और जब टकराएगा तो ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होगा, और ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होगा तो करंट को अपोज करेगा कि नहीं करेगा ना। तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि फोर्थ पॉइंट जो है ना, फोर्थ पॉइंट जो है वो मटेरियल के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मटेरियल के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सो मैं आपको ये फोर्थ पॉइंट बताया कि ये जो होती है रेसिस्टेंस जो होती है वो इन चारों फैक्टर पे डिपेंड करता है ना, इन चारों फैक्टर पे डिपेंड करता है। अभी मैं आपको फर्स्ट बताया, सेकंड हुआ, ये फर्स्ट हुआ। अब इन दोनों को रिलेट कर करके मैं एक नया फॉर्मूला डिराइव करता हूं जिसे हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं। अभी आप यहाँ पे ये देखेंगे, मैं आपको बताया कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। देखिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे फिर बता रहा हूं कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ हुआ। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, है ना, सपोज इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए आप। उसके बाद आप आर जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, मतलब एल बाई ए मतलब या आप 1 बाई ए भी बोल सकते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए,
चलिए आप इसे 1/a रहने दीजिए। ओके, 1/a इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। तो अब बताओ कि रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर है। अब इन दोनों को आप कंबाइन करोगे तो हमें जो मिलेगा वो आर जो मिलेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए मिलेगा। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L बाई ए मिलेगी। तो R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आती है। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगी तो इसके जगह पे कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आता है, और ये जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगी तो यहाँ पे जो आएगा एक नया टर्म जो आएगा वो रो आएगा, और रो को ही हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं, रो को ही हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं। तो ये एक नया टर्म आ गया, R इक्वल टू रो L बाई ए। एक नया फॉर्मूला आपको देखने को मिला। ये जो है रो इसे बोलते हैं, ठीक है, इसे रो बोलते हैं। ओके, और इस रो को ही रेसिस्टिविटी बोला जाता है, रेसिस्टिविटी बोला जाता है। ओके, तो रेसिस्टिविटी को किस चीज से डिनोट किया जाता है? रो से डिनोट किया जाता है। रेसिस्टिविटी को रो से डिनोट किया जाता है। ओके, नाउ ये देखेंगे हम कि रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला। अब देखेंगे यहाँ पे कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू एक नया फॉर्मूला आ गया, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। अगर हम यहाँ पे ये देखें कि अगर रो निकालना है, रो अगर निकालना है मीन्स रेसिस्टिविटी निकालना है, तो एक फॉर्मूला आर ए बाई क्या आ जाएंगे, एल, आर ए बाई एल आ जाएंगे। ठीक है, आर ए बाई एल ए जा, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू जो होगा, देखिए एक नया फॉर्मूला आ गया यहाँ पे। आप यहाँ पे ये देखेंगे कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए है, तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू एक नया फॉर्मूला आ गया। अब रो इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, रो इज इक्वल टू आप निकाल सकते हैं आर ए बाई एल, है ना, आर ए बाई एल, एक नया फॉर्मूला आ गया। तो अगर आपको रेसिस्टिविटी निकालना हो, देखिए मैं यहाँ पे रो जो है वो रेसिस्टिविटी यहाँ पे लिख चुका हूँ, और रेसिस्टिविटी इक्वल टू एक नया फॉर्मूला जो आ गया वो रो ए बाई एल आ गया, रो ए बाई एल आ गया, जहां वेयर आर जो है वो रेसिस्टेंस है, ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल है, एंड एल जो है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल है। तो एक फॉर्मूला ये आ गया और एक फॉर्मूला ये आ गया, तो आपको रेसिस्टेंस खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे रेसिस्टिविटी क्या होती है। रेसिस्टिविटी देखिए, मैं आपको रेसिस्टेंस के बारे में मैं बताया, रेसिस्टेंस को हम ओम में मेजर करते हैं। किस चीज में? ओम में मेजर करते हैं। तो रेसिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होता है। रेसिस्टिविटी देख लेते हैं। ओके, रेसिस्टिविटी, अब यहाँ पे ये देखेंगे रेसिस्टिविटी जो होता है इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एंड टेम्परेचर। ओके, देखिए रेसिस्टिविटी जो होती है वो डिपेंड करता है किस पे? मटेरियल पे डिपेंड करता है। रेसिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट होती है, रेसिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट होती है ना, वो क्या होता है? ओम मीटर होती है। क्या होती है? ओम मीटर होती है। ठीक है, ओम मीटर। अब रेसिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है मटेरियल पे,
आप कैसा मटेरियल ले रहे हैं, कैसा मटेरियल ले रहे हैं, कॉपर ले रहे हैं, आप है इंसुलेटर ले रहे हैं, कंडक्टिंग मटेरियल ले रहे हैं। कंडक्टिंग मटेरियल में भी कौन सा मटेरियल ले रहे हैं, आप कॉपर का ले रहे हैं, एल्युमिनियम का ले रहे हैं, सिल्वर का ले रहे हैं, कैसा मटेरियल ले रहे हैं उसके ऊपर रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है। जैसे रेसिस्टिविटी जो होती है वो सिल्वर का काफी ज्यादा कम होता है, इसीलिए सिल्वर को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद एल्युमिनियम से थोड़ा कम होता है कॉपर का, तो कॉपर की रेसिस्टिविटी थोड़ा कम होता है। ठीक है, किससे, एल्युमिनियम से। तो अब ये देखेंगे कि अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेसिस्टिविटी हो रही है। तो हम यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रेसिस्टिविटी जो होती है वो अलग अलग मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है कि आप कैसा वायर ले रहे हो। दूसरा है कि रेसिस्टिविटी जो होती है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना उसे टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो मेनली रूप से आप याद रखेंगे कि रेसिस्टिविटी जो होती है वो आपका मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो क्रॉस सेक्शनल यूनिट एरिया में जो रेसिस्टेंस लगता है, जो क्रॉस सेक्शनल यूनिट एरिया में जो रेसिस्टेंस लगती है उसी को तो ही हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं। और रेसिस्टिविटी को ओम मीटर में मेजर करते हैं, वाइल रेसिस्टेंस को ओम में मेजर करते, रेसिस्टेंस को ओम में मेजर करते, वाइल रेसिस्टिविटी को ओम मीटर में मेजर करते। हाँ, एक चीज याद ये भी रखेंगे कि रेसिस्टिविटी जो होती है वो किस किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो आपको लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये सभी पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि अगर सपोज मान लीजिए ये कॉपर वायर है तो इसकी रेसिस्टेंस जितना भी हो, क्या आप इसकी लेंथ बढ़ा दोगे तो क्या रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। क्योंकि नेचर क्या है, नेचर जो है वो सेम है, मीन्स कॉपर ही वायर है। आप इसे लेंथ बढ़ाओ घटाओ, बढ़ाओ घटाओ, कोई भी इस पे इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। लेकिन हाँ, आप कॉपर की जगह पे आप एल्युमिनियम वायर ले लोगे तो उस केस में रेसिस्टिविटी बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन क्या नेचर अगर चेंज किए तो रेसिस्टिविटी भी चेंज होगी। अगर इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल बढ़ा रहे हो या क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, कॉपर ही वायर है, सेम वायर है, कॉपर वायर ही है, कॉपर वायर ही है। अगर आप मान लो सपोज ये Cu है, ये Cu है और ये भी क्या है, Cu ही है, तो ये Cu है ना, ये Cu है और ये भी Cu है, इसका लेंथ ज्यादा है, इसका लेंथ कम है, तो क्या रेसिस्टिविटी क्या होगी, रो जो होगा है ना वो क्या होगा, सेम होगा। यानी कि रेसिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा। तो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता रेसिस्टिविटी। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे नहीं डिपेंड करता है, मतलब अगर आप किसी की मोटाई बढ़ाओ घटाओ इससे रेसिस्टिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर मटेरियल आप चेंज करते हो तो उस केस में उसकी रेसिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये थे आपके कुछ फैक्ट रिलेटेड टू रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं। ओके, कंसेप्ट बताया, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का कंसेप्ट बताया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर आप एक वायर लेते हो, है ना, एक वायर लेते हो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आधा हो जाता है यानी हाफ हो जाता है, जब इस वायर को खींच करके लंबा करते हो तो, ठीक है, यानी कि अगर इसकी लंबाई डबल कर देते हो तो इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो आधा हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए वायर हम बना लेते हैं, ये वायर है। ठीक है, इसका लेंथ जो है वो L मान लेते हैं
और दूसरा वायर, ये दूसरा वायर है जिसकी लंबाई को हम बढ़ा दिए, स्ट्रेच कर दिए हैं, तो इसका जो लंबाई है वो 2L हो जाता है, मतलब 2 गुना हो जाता है, ठीक है। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पहले A था, अब अगर इस वायर को आप खींच देते हैं तो लंबाई 2 गुना हो जाती है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल है जो कि आधा हो जाता है। तो इसकी रेसिस्टेंस अगर निकाले, इसका रेसिस्टेंस निकाले, है ना, पहले वाला का रेसिस्टेंस निकाले तो R इज इक्वल टू रो L बाई A होता है। तो बताइए A भी वही रहेगा, लेंथ भी वही रहेगा, रेसिस्टेंस भी जो होगा इसका वही रहेगा। तो एक तो आ गया ये, तो आप इसको R1 मान सकते हैं, ठीक है, एक क्या मान सकते हैं, R1 मान सकते हैं। तो ये आ गया। अब यहाँ पे ये देखिए कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो वायर आप खींच करके लंबा किए हो, जिसकी लेंथ को बढ़ाए हो, तो उसकी जो लेंथ है वो 2 गुना हो गया, जबकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल है जो कि हाफ हो गया। अब हम रेसिस्टेंस निकालते हैं तो आपको पता है रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई A होता है। अगर हम मान लेते हैं कि इसकी रेसिस्टेंस जो है R2 मान लेते हैं, क्योंकि पहले वाले को हम R1 माने, दूसरे वाले रेसिस्टेंस निकालना है तो वो R2 निकाल लेते हैं। अब वायर तो सेम है, इसकी लेंथ हम बढ़ाएं, वायर सेम है तो रेसिस्टिविटी भी सेम होगी, रेसिस्टिविटी भी सेम होगी क्योंकि वायर सेम है। तो वायर, अगर हम वायर चेंज करते तो रेसिस्टिविटी चेंज करता, इसीलिए इसकी रेसिस्टिविटी सेम होगी, इसीलिए रो लिख दिए। लेंथ बताइए, पहले था L, अब L मतलब इसकी लेंथ कितना हो गई 2L, यानी कि 2L हो गई। पहले था क्रॉस सेक्शनल एरिया A, अब स्ट्रेच करने पर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा A बाई 2। अब इसकी जो R2 आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, रो 2L बाई A इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 ऊपर चला जाएगा। इसको हम अरेंज करके लिखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 रो L अपॉन A लिख सकते हैं, 4 रो L बाई A लिख सकते हैं। अब अगर बात की जाए, अगर हम रेशियो इसका निकाल लेते हैं, ठीक है, रेशियो अगर निकाल लेते हैं तो R2 अपॉन R1 इक्वल टू R2 अपॉन R1 अगर निकालते हैं तो बताइए R2 है 4 रो L अपॉन A, 4 रो L अपॉन A। और बताइए क्या है आपका R1 कितना है, रो L अपॉन A। तो अब आप इसको क्या करोगे, ये है कैंसिल आउट हो जाएगा, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, और रो L से रो L कैंसिल आउट हो जाएगा। तो R2 जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, R2 अपॉन R1 इक्वल टू 4 अपॉन 1, क्योंकि नीचे तो सारा कैंसिल हो गया, ऊपर भी सारा कैंसिल हो गया, बचा 4, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, और नीचे ओवरऑल आ गया 1। अब आप बताओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आ जाएगा R2 इक्वल टू 4R1, R2 इक्वल टू 4R1 मीन्स है जो नया जो रेसिस्टेंस होगा वो 4 टाइम्स होगा प्रीवियस रेसिस्टेंस के, यानी जो नया रेसिस्टेंस स्ट्रेच करने पे इसकी जो रेसिस्टेंस होगी स्ट्रेच करने पे 4 गुना बढ़ जाएगा पिछले रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं, है ना, न्यू रेसिस्टेंस इज 4 टाइम्स द प्रीवियस रेसिस्टेंस। तो नया जो रेसिस्टेंस होगा, है ना, वो पिछले रेसिस्टेंस के 4 गुना ज्यादा होगा। तो मैं तो आपको पीछे बताया ही था कंसेप्ट में कि अगर लेंथ को बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, है ना। तो अगर हम आधा कर रहे हैं तो 4 गुना रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगी, जब इसकी रेसिस्टेंस को आप
बढ़ाओगे। तो हम रेसिस्टेंस की लेंथ को बढ़ाएं तो प्रीवियस रेसिस्टेंस के 4 गुना बढ़ गया। ओके, चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, resistance of an electric wire of an alloy is 10 ohm if the thickness of wire is 0.001 meter and length is 1 meter. Find its resistivity. देखिए, एक वायर है, क्या है, एक इलेक्ट्रिक वायर है जिसकी रेसिस्टेंस जो दी हुई है, यानी एक इलेक्ट्रिक वायर है किसका, एलॉय का, जिसका रेसिस्टेंस 10 ओम दी हुई है। अगर उसकी थिकनेस ऑफ द वायर दिया हुआ है 0.001 मीटर एंड लेंथ जो दी हुई है वो 1 मीटर दी हुई है, तो फाइंड इट्स रेसिस्टिविटी। तो उसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी। सपोज ये अलॉय ऑफ वायर है, ठीक है, ये अलॉय ऑफ वायर है जिसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है आपका 10 ओम, और इसका जो थिकनेस है ना, इसका जो थिकनेस है वो दिया हुआ 0.001 मीटर, और इसका जो लेंथ है, इस वायर का जो लेंथ है वो भी दिया हुआ 1 मीटर। तो देखिए, लेंथ जो दिया हुआ वो 1 मीटर दिया हुआ, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमें लेंथ को मीटर में चाहिए, वो मीटर में है। अब थिकनेस भी जो है वो मीटर में ही हमें चाहिए, तो वो भी मीटर में है, हमें यूनिट में कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो अब करना क्या है, जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमें रेसिस्टेंस दी हुई है 10 ओम रेसिस्टेंस दी हुई है। अगर थिकनेस की बात बोला जाए तो डायमीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर, तो डायमीटर हमें दी हुई है 0.001 मीटर दी हुई है, तो मीटर में है, मीटर में ही रहता है, मीटर में रहने देते। अब रेडियस निकाल लेते हैं, है ना, रेडियस निकाल लेते हैं, आर निकालेंगे तो बताइए 0.001 अपॉन 2 से इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि रेडियस जो होती है वो डायमीटर अपॉन 2 होती है। तो इसको अगर करेंगे तो 0.000 आपका क्या हो जाएगा 5, ठीक है, कितना आ जाएगी 0.0005 मीटर आ जाएगी, रेडियस आ गया। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लेते हैं, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लेते, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लेते। तो बताइए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर निकालेंगे मींस ए निकालेंगे, तो बताइए पाई आर स्क्वायर निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि देखिए इसका थिकनेस दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ वो आपका 0.001 मीटर दी हुई है, तो इसका आप एरिया निकालोगे ना, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए आपका रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी डायमीटर दिया हुआ है, यानी थिकनेस, तो वो डायमीटर कहलाता है। और जब डायमीटर दी हुई है तो इसका पहले आप रेडियस निकालेंगे, एंड रेडियस निकालने के बाद आप इसका एरिया निकालेंगे। तो देखिए, पहले जो था आपका थिकनेस दिया हुआ था मीन्स डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ, तो पहले हम इसका रेडियस निकालेंगे, जो कि मैं निकाल दिया, d/2 से इतना आ गया। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे, तो बताइए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। अब पाई का वैल्यू होता है वो 3.14 होती है, और बताइए इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 0.0005 का स्क्वायर करेंगे। अब इसको हम निकालेंगे 3.14 इंटू, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, है ना, कितना आ जाएगा इधर 4 और 448, यानी 0.000 दो 2 4, है ना, 2 6 और 2 8, ये आ गया आपका। तो देखिए इधर पॉइंट है, 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 4 डिजिट के बाद पॉइंट है तो डबल इसका करेंगे तो 448। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट के बाद पॉइंट हम दे दिए। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 314 इंटू 25, है ना, 27 और 7
15 और इधर आ जाएगा 8 और 2 और 6 इधर आ जाएगा। 4 5 जा 20 0 2 1 5 जा 5 2 7 3 5 जा 15 4 2 जा 8 1 2 3 2 जा 6 0 8 7 15 5 2 7 8 ओके 5 2 7 8 एंड 6 1 7 मीन्स आ गया कितने 7 8 5 0 7 8 5 0। अब इतना हम मल्टीप्लाई कर करके लाए हैं तो बताइए कि आप इसको और क्या लिख सकते हैं, यानी कि आ गया कितना 7 8 5 0 आ गया। बताइए इधर 8 0 है और इधर 2 0 है तो 8 2 10 यानी 10 डिजिट के बाद हम 0 बैठाएंगे। तो बताइए 10 डिजिट के बाद आप 0 बैठाएंगे तो 4 तो इधर हो ही गया तो 4 5 6 7 8 9 और 10 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 के बाद आप पॉइंट बैठाएंगे। ठीक है तो देखिए पॉइंट आप बैठाएंगे कितना तो इधर 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 8 2 10 तो देखिए 10 हो गया। अब 10 डिजिट के बाद आप पॉइंट यहाँ पे बैठाएंगे तो देखिए 2 2 4 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 आ गया। ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल आ गया इतना मीटर स्क्वायर। ओके ये आ गया आपका इतना मीटर स्क्वायर आ गया। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया तो क्या आप मतलब है कि रेसिस्टिविटी नहीं निकाल लेंगे, है ना। रेसिस्टिविटी पहले रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला होती है वो क्या होता है रो एल अपॉन ए होता है, रो एल अपॉन ए होता है। तो बताइए रेसिस्टिविटी अगर आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रेसिस्टिविटी आप निकालेंगे तो आर ए अपॉन क्या आ जाएगा एल आ जाएगा, आर ए अपॉन एल आ जाएगा। ठीक है क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। अब यहाँ पे रेसिस्टेंस कितने दी हुई है 10 ओम, 10 ओम आप यहाँ पे रख दो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आया इतना आया यानी कि 0 पॉइंट है ना कितना है 226 यानी कि 1 2 4 6 और 7 8 5 0 कितना आ गया ये आ गया इतना। अब लेंथ बताइए, लेंथ हमारा कितना दिया हुआ 1 मीटर, लेंथ आप 1 मीटर रख दीजिए। तो बताइए रो इज इक्वल टू आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, फर्क तो इतना नहीं पड़ेगा 1 नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसको कितना लिख सकते हैं 10 हो गया और इसको लिख सकते हैं 0.0000007850। अब आप और इसको कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो देखो 10 इंटू 785 कितने जीरो हो गए 785 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 10 टू द पावर है ना इंटू 10 टू द पावर 10 हो जाएगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 हो जाएगा। अब बताइए क्या मैं 7 8 5 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 11 नहीं हो जाएगा क्योंकि ये 10 और ये 10 सेम बेस पे पावर क्या होता है ऐड होता है। अब आप क्या लिखेंगे 7.85 इंटू 10 टू द पावर कितना लिखेंगे 2 डिजिट इधर आए हैं तो कितना आ जाएगा यानी कि 13 कितना आ जाएगा 13। ओके तो ये आ गया हमारी रेसिस्टिविटी और रेसिस्टिविटी जो आती है वो ओम मीटर में आती है। तो ये हमारा रेसिस्टिविटी आ गया। अब आप कैलकुलेट करके भी इसको देख सकते हो, 2 अगर नीचे ले जाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे ओवरऑल हमारा इतना आ जाएगा। तो मीन्स रेसिस्टिविटी 7.85 इंटू 10 टू द पावर 13 ओम मीटर आ गया। ओके चलिए तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, निकाल लिए हैं इस क्वेश्चन की रेसिस्टिविटी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। ओके